हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जैसे कैविटी पे हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कोई एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कैविटी बेस पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके कुछ सब टाइप्स भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सपोज मान लीजिए क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना। क्या है ये? सॉलिड स्फीयर है और इसका जो एक्सिस है ना, ये सॉलिड स्फीयर है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जो ये आपकी तरफ है ये क्या है इधर, ये इसको जेड एक्सिस हम डॉट डॉट करके शो कर देते हैं। कौन सा एक्सिस? ये जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए। और इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है इसका? रेडियस इसका 4 यूनिट है ना। रेडियस कितना है इसका? 4 यूनिट इसका रेडियस है ना। उसके बाद और इसमें क्या दे रखा है? इसका रेडियस 4 यूनिट है, ये 4 है ना। दो कैविटी है ना, कैविटी। इसका कोऑर्डिनेट है, दोनों का कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 0 0 है ना। इस वाले का कोऑर्डिनेट है, इसको मान लेते हैं a, और इसका कोऑर्डिनेट है 2 0 0। इट मींस जो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना है? यूनिटी है ना। इसका जो रेडियस है ये यूनिट रेडियस का है, 1 यूनिट इसका क्या है? रेडियस। ठीक है, इसका 4 यूनिट रेडियस है, इसका 1 यूनिट। इसका भी यूनिट, इसका भी कितना है? सेम है, 1 यूनिट। तो ये कैविटी फॉर्म मैंने यहाँ से इसका 1 यूनिट रेडियस का यहाँ पे छोटा सा इसका यहाँ से कट करके निकाल दिया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल 4 है, 1 2 3 4, मतलब ये सब सेक्शन होगा। ये कितने का आएगा? 1 का। ये भी कितने का आएगा? 1 का। 1 और 1 समझ में आया क्या? तो ये प्रॉपर यहाँ ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है? ये आपका इसमें ये डेटा दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, आपको फाइंड क्या करना है ना। तो पहले फर्स्ट है ना, आपको फाइंड करना है, फाइंड इसका मास ही मान लीजिए कितना कैपिटल है ना। आपको करना है फाइंड ये बी, नेट ग्रेविटेशन फोर्स, नेट ग्रेविटेशन फोर्स एट बी। ठीक है, फाइंड नेट ग्रेविटेशन फोर्स एट बी। या तो ग्रेविटेशन फोर्स इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं। इंटेंसिटी में क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर सेक्शन पे जहां हम निकाल रहे हैं नेट, उसका मास हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे है ना। फोर्स के लिए क्या करेंगे? दोनों का मास कंसीडर करेंगे। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड नेट ग्रेविटेशन फोर्स एट बी है ना। बी के सेंटर पे यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, सेंटर पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? तो देखिए जैसे हमने आपको कल ही बताया था, इसका फर्स्ट पार्ट निकालना। जैसे हमने कल ही बताया था, जो कैविटी वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, एट जो यहाँ पे बी के सेंटर पे है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग C1, ये इसको C2 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं। जो यहाँ पे C2 पे है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स किसके किसके कारण से होगा? एक तो पूरा सॉलिड स्फीयर के कारण से एट बी पे होगा है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसके कारण भी बी पे होगा है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेट जो आएगा, जो टोटल होगा, और इसके कारण जो यहाँ पे होगा, उसमें से इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। समझ में आएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगा सकते हैं कि नेट जो यहाँ पे आएगा वो नेट किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मेरे पास 3 बॉडी है ना। जैसे मान लीजिए C1 C2 दोनों का सेंटर दे रखा है सब कुछ है ना। तो सपोज मान लीजिए A B है, और जो तीसरा वाला है ना, तीसरे वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं? C। C जो है, C क्या है? बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है। तो हम इससे पहले क्या करते हैं? जो यहाँ पे हमने कट करके निकाला है, इसका डेंसिटी भी क्या यूनिफॉर्म सेम ही होगा। ये जो मैंने यहाँ से मास कट करके निकाला, यहाँ से छोटा स्क्वायर कट करके निकाला, दोनों का पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं?
मास निकाल लेते हैं। अब देखिए दोनों क्या है, इक्वल साइज में, दोनों का रेडियस कितना है, यूनिट रेडियस है, तो दोनों का मास भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। m डैश दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो चलिए m डैश आपको निकालना है, तो m डैश कैसे निकालते थे हम लोग, m अपॉन, ठीक है ना, m डैश कैसे निकालते थे, m अपॉन 4/3 पाई, कितने रेडियस का ये है, 4 यूनिट का है ना, तो 4 यूनिट का है तो हम क्या ले लेंगे इसका, 4 4/3 पाई, r की जगह क्या कितना हो जाएगा, 4 इनटू किसका, जितना हमने कितना रेडियस का, यहाँ पे यूनिट रेडियस का, इसका वॉल्यूम लेंगे, तो 4/3 इनटू पाई और यूनिट का क्यूब, समझ में आया, ठीक है। जैसे ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से कितना हो गया, 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना हो गया, m/64, तो m डैश कितना आ गया, m/64, ये इतना kg, ठीक है। ये हमारा इसका और इसका मास कितना है, मतलब m/64 kg का यहाँ से हमने कट करके निकाला एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या निकालना कि बड़े वाले के कारण से, जिसका सेंटर कहाँ पे O, तो बड़े वाले के कारण से C2 पे कितना नेट फोर्स होगा, C2 क्या एक पोजीशन है, तो पहले हम क्या मानेंगे, पहले पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड स्फीयर है, जैसे हम लोग कैविटी वाले करते थे, पहले कैविटी वाले पार्ट को हम क्या हटा देते थे और पूरा पूरा एक सॉलिड स्फीयर मानते थे, कैविटी का अंश निकाल के उसको क्या करते थे, माइनस करते थे। तो हम क्या मानेंगे, पहले पूरा पूरा एज्यूम क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का अंश C2 पे कितना होगा, तो पहले लिखाएंगे कि फोर्स एट C2, फोर्स एट C2 ड्यू टू किसके कारण से, C मतलब बड़ा सॉलिड स्फीयर का अंश है, कितना होगा, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सॉलिड स्फीयर के अंदर का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका F का वैल्यू, तो F कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए C2 पे, ठीक है, कितना आ जाएगा G, ठीक है, कैपिटल M, G कैपिटल M अपॉन, सॉरी C2 पे निकालना है ना, तो G कैपिटल M में G M डैश, है ना, G, अब फोर्स निकालना है तो दोनों का M क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, G M डैश इनटू कैपिटल M अपॉन क्या होगा नीचे, R क्यूब कौन सा होगा, 4 का R क्यूब इनटू क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे है वो लिखना है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ये यूनिट है तो 1 और 1, क्योंकि टोटल रेडियस कितना है 4, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना होगा ये 2, तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2, तो कितना होगा यहाँ पे G M डैश M, यहाँ पे कितना होगा 64 बाय 32, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 32, तो अभी टोटल सॉलिड स्फीयर का अंश C2 पे कितना है 32, समझ में आया क्या, ठीक है। अब क्या करना, अब सेकंड इसमें क्या निकालना, ये किसके कारण से है FC, ये हम किसके कारण से है FC के कारण से C2 पे कितना है G/32, समझ में, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, यानी O की तरफ। नेक्स्ट हम किसके कारण से लिखेंगे, ड्यू टू C1 के कारण से, है ना, तो C1 क्या है, कैविटी का है ना, C1 क्या है, कैविटी का है, तो कैविटी का है हम कैसे लिखेंगे, ड्यू टू A, जो कि क्या है ये कैविटी है, ठीक है, तो कितना होगा इसके कारण से, अब देखिए इसके लिए जो C2 पॉइंट है ये क्या है, आउटसाइड है ना, इसके लिए जो C2 पॉइंट है क्या है, ये आउटसाइड है, तो कितना डिस्टेंस है 1 1 2, फिर यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, यहाँ दोनों इसके बीच का सेंटर 4 यूनिट हो गया, देखिए 1 1 2 3 एंड 4, तो इसके कारण से कितना होगा, इससे आउटसाइड है कितने पे 4 यूनिट पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर इसका फोर्स, तो F A के कारण से कितना आ जाएगा G कैपिटल M, इसका कितना है M डैश है ना, G M डैश, ठीक है, G M डैश अब कहां पे है
यहाँ पे है ना, इस वाले पॉइंट पे है ना, तो जी एम डैश और यहाँ का फोर्स कितना होगा, वो भी कितना होगा, एम डैश ही होगा, क्योंकि इसको भी हम क्या मान लें यहाँ पे पॉइंट पास करने के, जी एम डैश अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे 4 स्क्वायर, समझ में आएगा। इसका कितना है एम डैश, इसका भी मास कितना है एम डैश, कितने डिस्टेंस पे, ठीक है 4 यूनिट पे, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। आंसर कितना आ गया यहाँ से, जी एम डैश स्क्वायर अपॉन 16, कितना आ गया, जी एम डैश स्क्वायर अपॉन 16। तो देखिए एफ सी के कारण से आ गया C2 पे एफ, ठीक है, एफ ए के कारण से आ गया कहाँ पे C2 पे, अब किसके कारण से निकालना, एफ बी के कारण से कहाँ पे C2 पे, अब आपको कहाँ पे निकालना, बी है ना, ड्यू टू बी, ये भी क्या कैविटी है ना, अब क्या करना है, बी के कारण से कितना होगा आप ही बताइए, इसके सेंटर पे किसी भी चाहे वॉल्यूम हो चाहे सॉलिड हो, उसके खुद के कारण यहाँ पे सेंटर पे कितना फोर्स आता है, 0, कितना आता है फोर्स इसका 0, फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा 0, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पे एट दी सेंटर पे कितना आएगा 0, समझ में आया क्या। अब आपको क्या करना है, नेट निकालना है, तो देखिए एफ बी के कारण खुद के कारण कितना हो गया 0, टोटल के कारण से कितना था वो हमने निकाला था, उसमें से क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ से हम लोग हटा देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आप एफ नेट एट कहाँ पे C2 पे, एफ नेट एट C2 पे, तो क्या होगा टोटल में से, टोटल क्या था मेरा एफ सी में से माइनस करना है, एफ सी में से माइनस करना है एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है, तो एफ सी कितना आया था मेरा जी एम डैश, ठीक है, एफ सी का कितना आया था मेरा जी एम डैश एम अपॉन जी एम डैश एम अपॉन, यहाँ पे कितना था यूनिट कितना था, यहाँ से 2 था ना, यहाँ से कितना था 2, पहले कितना यहाँ पे कितना था 2 था, और टोटल कितना था यहाँ पे 4, तो कितना जी एम डैश अपॉन 32 है ना, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ, तो ये कितना हो गया एफ ए के कितना है तो मेरा जी एम डैश स्क्वायर अपॉन 16 है ना, कितना था 1 2 3 एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस यहाँ कितना है 0। अब इसको सॉल्व किए, यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, एम डैश कर लो एम अपॉन 64 लिखेंगे है ना, यहाँ पर एम अपॉन 64 लिखेंगे, अब उसको हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया क्या, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो एफ नेट कितना आ गया यहाँ पे मेरा एट C2 पे, ये वैल्यू आ गया, ठीक है, तो इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा जी एम जी एम अपॉन यहाँ पे कितना है 32 है ना, 64 32 जी एम अपॉन 16 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 64 टू 32, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 1/2 माइनस यहाँ पे हाँ m/2 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक, तो ये आंसर आएगा। अब आप यहाँ पे m डैश का वैल्यू रखिए, m का वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, कोई दिक्कत, तो इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फाइंड एफ नेट एट कहां पे ओ, जो कि क्या है सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, यहां पे आपको एफ नेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको ओ पे निकालने के लिए, तो देखिए
ये पता है इसके कारण से टोटल का निकाल के सेंटर पे उसमें से क्या करेंगे, इसका और इसका निकाल के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल का सेंटर पे कितना होगा, 0। जो मेरा लिखेंगे इसका पर्पस क्या होगा, जो मेरा FC होगा, FC के कारण से कहां पे होगा, FC के कारण से जो आंसर आएगा कितना आएगा, O पे 0 आएगा। टोटल का सेंटर पे कितना आएगा, 0। इसके कारण और इसके कारण चेक करना है ना, और इसमें से आपको क्या पता है FC में से FA और FB को घटाना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसके कारण से किधर आएगा डायरेक्शन, यहाँ पे इसके कारण से इधर आएगा, और यहाँ पे इसके कारण से इधर आएगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होता है तो दोनों का अट्रैक्टिव होगा। तो देखिए ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल फोर्स है, क्योंकि इसका मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो इसके और इसके कारण से क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। नेट फोर्स दोनों कारण से नेट कितना आ जाएगा, इन दोनों के कारण से जो नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। और ये बड़े वाले के खुद के कारण से कितना है, 0। तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, तो सो F net एट O इक्वल टू कितना हो जाएगा, FC माइनस कितना हो जाएगा, FA प्लस FB, ठीक है। और इसके कारण से नेट कितना आ रहा है, 0। इसके कारण से नेट कितना आ रहा है, 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसका कितना आ गया, 0। तो इट मींस सेंटर पे कितना आएगा, इसका नेट ग्रेविटेशन फोर्स 0 आएगा। समझ में आएगा, सेंटर पे नेट ग्रेविटेशन कितना है, 0। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए कैविटी वाले प्रॉब्लम में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। पहले आप कैविटी को क्या मान लो, कैविटी को हटा दो और पूरा एक बॉडी मान लो, उस सेम पॉइंट पे टोटल बॉडी का आंसर निकालो, फिर कैविटी को एज्यूम करके फिर कैविटी का निकालो उसी पॉइंट पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कैविटी को वहां से क्या हटाना था, एलिमिनेट करना था। तो टोटल में से जो कैविटी का उस पॉइंट पे निकाले उसमें से उसको माइनस कर दो, वही मेरा आंसर आएगा। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहा है तो फोर्स बोल रहा है तो वहां पे दोनों मास कंसीडर करेंगे। इंटेंसिटी बोलेगा तो उस पॉइंट का मास कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अब कहां पे निकाल, थर्ड, ठीक है। थर्ड जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड के लिए क्या है, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे थर्ड के लिए। चलिए थर्ड के लिए क्या करना है, देखिए फाइंड नेट ग्रेविटेशन potential find net gravitation potential on the equation of सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे x और y के बीच में ये मेरा, ठीक है, यहाँ पे था ये, तो अब इसका हम क्या लिखेंगे, आपको किस वाले प्लेन में निकालना है, सर्कल के प्लेन में निकालना है ना। तो सर्कल के प्लेन में कितना आ जाएगा, ऑन दी सर्कल y² प्लस z² इक्वल टू 36। कितना लिखना है, कितने इक्वेशन पे, y² प्लस z² इक्वल टू 36, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको आप देखिए y² प्लस z² इक्वल टू 36। ये जो है एक्सिस, ये कितना है, z²। देखिए ये क्या है, ये है y, है ना, इधर है y, z किधर है, आपके तरफ, ठीक है। ये क्या है y और z क्या है, आपके तरफ, है ना। तो y² प्लस z², तो ये जो सर्कल आएगा वो इस वर्टिकल प्लेन में आएगा, ऐसा y और z में आएगा। समझ में आया क्या। और इसका जो रेडियस होगा, जैसे x² प्लस y² इक्वल टू a², तो a क्या होता है उसका रेडियस, उसी प्रकार से y² प्लस z² 36, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इस वाले का रेडियस जो आएगा यहाँ से, रेडियस कितना होगा, ये इक्वेशन हम सर्कल से पता चलता है, y² प्लस z² इक्वल 6 का स्क्वायर, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। रेडियस कितना आएगा इसका, 6 यूनिट। इट मींस ये जो सर्कल है वो yz प्लेन में है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है कितना, 6 यूनिट। कहां से, इसके सेंटर से, तो ठीक है। तो ये आगे कहां तक होगा, 6 तक होगा। और ये क्या है, स्फीयर है ना, स्फीयर कितना यूनिट का, ये 4 यूनिट का है ना। स्फीयर कितना यूनिट का है, 4। मतलब यहां से ये
और यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये तीनों डायरेक्शन में जो है, ये तीनों डायरेक्शन में जो ऐसे करके है, ये कितना यूनिट का है? 4 यूनिट का। और ये आंसर कितना रेडियस आ रहा है? 6। तो ये 4 से 6 क्या होगा? बड़ा होगा। 4 से 6 क्या होगा? बड़ा होगा। आपको क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? किस पॉइंट पे? 6 यूनिट पे। तो 6 यूनिट पे कितना है? ये तो इसका भी कितना रेडियस है? 4 है। तो 6 कितना होगा? 4 से बड़ा होगा। तो आप इसके कारण से इस 6 यूनिट पर निकालेंगे, इसके कारण से इस 6 यूनिट पर निकालेंगे, और प्लस टोटल एक कारण से 6 यूनिट पर निकाल के उसमें से इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में? जिस प्रकार से कैविटी वाले प्रॉब्लम पर तो वही करना। अब इसका पोजीशन सिर्फ क्या चेंज आ गया? ये जो पोजीशन है आपकी तरफ है, मतलब इस प्लेन के वर्टिकल में यहाँ पे कितने यूनिट पर? 6 यूनिट पे रेडियस है, और इसका रेडियस कितना? 4। मतलब इसके जो सॉलिड स्फीयर इसके आउटसाइड है, वो 6 यूनिट का पॉइंट का है, आउटसाइड है, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना? ये क्या है? ये 6 यूनिट पे है ना? ये कुछ बड़ा सा इधर है ना? तो ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने क्या एक वर्टिकल प्लेन बनाया ना, तो ये जो डिस्टेंस कितना? 6 यूनिट है ना? तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, आप थोड़ा सा इसमें बन नहीं पा रहा डायग्राम, है ना? आप ऐसे एज्यूम करो, ये यहाँ पे 6 यूनिट पॉइंट है, तो यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए 6 यूनिट है, यहाँ से हमने यहाँ पे मिला है, यहाँ से यहाँ मिला है, ये डिस्टेंस लेंगे, और इसका खुद का ये डिस्टेंस लेंगे। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बनाने का कोई जरूरत नहीं, इसमें डायग्राम प्रॉपर ये बन नहीं रहा है, ठीक है ना? 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। अगर इसको हम 2D में देखें, 2D में कोशिश करता हूँ इसको 2D में बनाने का, ठीक है ना? तो 2D में हम कैसे करते हैं, कोशिश करता हूँ। देखिए सपोज 2D में बना रहे हैं, ठीक है ना? आप सपोज ये मानिए ये कितना y है, और ये क्या है? यहाँ पे z है, ठीक है? y और z है। समझ में आ गया क्या? अब देखिए y और z और, तो ये कितना हो गया इसका? 6 यूनिट, क्योंकि yz पे है ना, ये 6 यूनिट हो गया। ये भी कितना आ गया यहाँ पे? 6 यूनिट। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे आपको ये बनाना है ना? अब देखिए ये क्या है? ये क्या है? आपके yz प्लेन में, लेकिन ये जो है ये कौन सा प्लेन में? इधर x, ये y और x प्लेन में है। समझ में आया क्या? ये कौन सा प्लेन में है? देखिए ये y प्लेन है, और ये ऐसा है ना वर्टिकल, यानी इसके परपेंडिकुलर में है ना? तो देखिए ये जो इसका जो ये रेडियस है, ये और ये कितना है इसका? मेरा 4 यूनिट का है। ये कितना है? 4 यूनिट का। और ये कितना है? 6 यूनिट का। अब देखिए यहाँ जो 4 यूनिट है, 6 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है ना, और एक इधर बना हुआ है कैविटी। अब इस कैविटी के कारण से, तो देखिए ये तो 6 यूनिट है, लेकिन ये 6 यूनिट इसका कहाँ पे है? ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, कुछ आया समझ में क्या? थोड़ा बहुत आपको फील आया होगा, ठीक है ना? ये कितना? वो कैविटी है, और यहाँ से देखिए ये टोटल कितने यूनिट का था? 4 यूनिट का, लेकिन आपको कहाँ पे निकालना? 6 यूनिट पे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए ये a था, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ये a मान लो इसको, और इसको क्या मान लो आप? b, और जो ये टोटल को क्या माना था हमने? c माना था। अब ये जो है ये मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, कितने यूनिट का है? 6 यूनिट का। समझ में आएगा? ठीक है। तो देखिए आपको इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? 6। तो ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना? ये टोटल 4 यूनिट है। यहाँ पे कितना? 1 and 1 2। ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? 2। ये भी कितना होगा यहाँ पे? 2।
2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे रूट अंडर 40। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 40। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, रूट अंडर 40। ये पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, आपको यहाँ पे नेट P पे निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको P पे निकालना है। P क्या हो गया, P बड़े वाले का क्या हो गया, सरफेस हो गया सर्कल का, बड़े वाले सर्कल क्या हो गया, सरफेस। तो एक प्लेन बन गया यहाँ पे वर्टिकल, ठीक है। जो आप पहले वाला क्वेश्चन था उसके वर्टिकल, अभी हमने क्या किया, इसको प्लेन में रखा और पहले वाले क्या वर्टिकल बनाया, दोनों यूज कितने पे 90 पे, समझ में आया क्या, ठीक। तो देखिए एट P पे निकालना है, तो P पे कितना होगा मेरा, P पे निकालने के लिए सबसे पहले हम किसके कारण से निकालेंगे, C के कारण से, ठीक है। सबसे पहले हम किसके कारण से निकालेंगे, C। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल C के कारण से, यहां लिख देता हूं मैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट P ड्यू टू C कौन सा, जो पहले वाला अपने y और z में जो प्लेन मिडल सरफेस था, ठीक है। C के कारण से कहां पे निकालें, P पे निकालना ड्यू टू C। तो कैसे निकालेंगे, gm अपॉन r, ठीक है। m किसका पोटेंशियल है ना, m किसका लेंगे, ठीक है, जो पहले था कैपिटल M दे रखा था, है ना। r क्या होगा 6 यूनिट, और ये किस में लिखेंगे हम लोग, माइनस में। तो यहाँ पे कितना होगा v ड्यू टू C कितना आ जाएगा, माइनस gm अपॉन 6। ये कहां पे है, एट P पे है, कहां पे, एट P पे। ध्यान से देखिए v ड्यू टू C एट P कहां पे, माइनस gm अपॉन 6, ठीक है। इसके कारण से आ गया। अब क्या करना है, आप दोनों कैविटी के कारण से निकालना है ना, आप दोनों कैविटी के कारण से। तो मेरा C के कारण से यहाँ पे आ गया कितना, gm अपॉन 6। अब दोनों कैविटी कारण से, तो कैविटी के, तो आप क्या करें, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू कैविटीज एट P, है ना। तो कैविटी का मास कितना था, m डैश था, यहाँ पे कितना होगा दोनों के लिए, तो दोनों कैविटी के लिए कितना था, VA और VB के लिए कितना आ जाएगा, इससे दोनों इक्वल आएगा ना, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस gm अपॉन, दोनों के लिए इक्वल आएगा, तो माइनस gm अपॉन ये ऐसे कितना रूट 40। अब यहाँ पे जो m होगा वो कितना होगा, m डैश। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना होगा, इसको लिखने पे माइनस gm अपॉन 64, ठीक है। 4 10 40 है, 2 रूट 10, मैं रूट 40 लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा इसका, माइनस gm अपॉन 64 रूट 40, कोई दिक्कत, दोनों के कारण से इतना आ गया। अब मेरा बड़े वाले कारण से P पे आ गया, दोनों कारण से इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, नेट निकालना है। तो नेट क्या करेंगे हम लोग, जो P पे टोटल के कारण से था और दोनों कैविटी कारण से, दोनों क्या करना है, माइनस करना है। तो सो F नेट एट P, सो V नेट एट P कितना होगा, जो मेरा था VC के कारण से माइनस VA प्लस VB, तो कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे VC पे कितना था यहाँ पे, जो V ने एट P, VC कितना था, माइनस gm अपॉन 6, माइनस ऑफ माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि ये क्या होगा ऐड हो जाएगा VA प्लस VB, माइनस 2 टाइम्स gm अपॉन 64 रूट 40, है ना, माइनस 2 टाइम्स gm अपॉन 64। यहाँ से कितना हो गया, ये 232 आ गया, ठीक है।
यहाँ से कितना आ गया माइनस GM अपॉन प्लस GM अपॉन 32/40। एक स्टेप ऑन कितना आ जाएगा GM अपॉन GM कॉमन ले ले तो GM कॉमन ले ले तो कितना आ गया यहाँ से 1/32/40 माइनस 1/6। इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू m क्या है कांस्टेंट है, 32 क्या है कांस्टेंट, 40 क्या है 6 क्या कांस्टेंट। तो ये y² प्लस z² प्लस 6 मतलब जो P पॉइंट है वो एक सर्कल है ना, वो सर्कल है ना, मतलब एक सर्कुलर प्लेन आता है। तो उस प्लेन पे यानी 6 रेडियस के प्लेन पे जो थ्रू आउट होगा, ठीक है, उस प्लेन के अलोंग जो आएगा मेरा पोटेंशियल कितना आएगा ऑलवेज क्या है कांस्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल पार्ट नहीं, सारे वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। ये मेरा क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको आप लोग अपने मन से फिर से कीजिएगा। ठीक है, देखिए बेसिक फंडा इसमें यही है कैविटी वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, पहले जो टोटल बॉडी है मेरा उसके कांस निकालिए, फिर कैविटी कांस इस पॉइंट पे निकालिए, फिर उसको माइनस कर दीजिए। आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाल आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए आता है, पोटेंशियल निकालने के लिए आता है। बाकी इसमें और कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट लगा के कीजिए। जो प्रोसेस है प्रोसेस पे आपको भरोसा होना चाहिए, जो आप प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं, और बाकी ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए कैलकुलेशन से कभी मत डरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें, मान लीजिए ये अर्थ है ना, इसका रेडियस कितना है r है, मास कितना है m है ना। अब ये बोला है कि अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, एक स्मॉल m मास है, इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट करने से इसका क्या होगा, कुछ इसका मिनिमम वेलोसिटी होगा, प्रोजेक्ट करने में क्या होगा, कुछ इसका वेलोसिटी होगा। तो मैं इस वेलोसिटी को मान लेता हूँ, इस मिनिमम वेलोसिटी कितना मान लेता हूँ v0 मान लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं मिनिमम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मिनिमम क्या होता है और नॉर्मली क्या होता है ये दोनों के बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन में पता चलेगा। अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमने क्या किया, अर्थ सरफेस लिया, m मास का, r रेडियस है, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल ऑफ मास है m को। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा हमने, v0 रखा। कितना रखा इसका v0। हो सकता है कि ये v0 मिनिमम भी हो सकता है कि ये कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोला कि इसको मिनिमम रखो क्या रखो। ठीक है, उसके बाद ये कोई हाइट, ठीक है, हाइट ये कवर करता है, ये कितना हाइट कवर करता है, इस हाइट को हम लोग कितना ले लेते हैं अर्थ के सेंटर से, कितना होगा ये स्मॉल r होगा अर्थ के सेंटर से। और लेकिन सरफेस से कितना होगा, सरफेस आपको पता है कितना लेते हैं हम लोग h लेते हैं, है ना। अब मैं मानता हूं, ठीक है, ये हाइट कवर कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट होगा, है ना, ये जो मैक्सिमम हाइट पे, सपोज ये मैंने माना इनिशियली क्या लिया मैंने v0 लिया, अभी ये मिनिमम ऐसा कुछ पता नहीं, मैं मानता हूं कि एट अ पर्टिकुलर हाइट h पे, है ना, एट अ पर्टिकुलर हाइट, एट अ पर्टिकुलर हाइट h, मतलब पर्टिकुलर हाइट h पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है v हो जाता है। कितना हो जाता है इसका वेलोसिटी v हो जाता है। समझ में आई क्या? तो देन आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको कि इस v का वैल्यू क्या होगा, ये इस v0 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। मेरे कहने का मतलब कि आपको रिलेशन निकालना है v0 एंड v में, है ना। आपको क्या रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v0 एंड v में। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये v यहाँ पे 0 लेना है कि नहीं लेना है, क्या लेना है, ये कौन सा वाला पॉइंट है। हो सकता है ये h मैक्सिमम नहीं हो। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, देखिए
हो सकता है ये एच मैक्सिमम हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया या अर्थ के ग्रेविटी से मान लीजिए बाहर चला गया तो कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी पहुंच जाए, इन्फिनिटी हो सकता है कुछ वेलोसिटी को, इन्फिनिटी क्या है वो भी आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, है ना। लेकिन कौन सा पोजीशन है ये आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता, बस हाँ आप ये माइंड में रखते हो हाँ ठीक है ये यहाँ से इस रीजन से स्केप हो गया तो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में, ठीक है। तो देखिए आप हमने क्या माना यहाँ पे v नॉट एंड v लिया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर करेगा कि वहां पे v0 लेना है कि नहीं लेना है, कब जीरो लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको क्या लगाना, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट मैं लेता हूं a और ये जो फाइनल पॉइंट लेता हूं b, तो यहां लिखता हूं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। आपको पता है जब अर्थ सरफेस हम लोग दूर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होता है क्योंकि वो माइनस में होता है ना, माइनस में डिक्रीज, तो इसमें कितना हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। तो अप्लाई सी हुई, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, यहां से यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल की जगह गेनिंग, है ना। तो गेनिंग P इक्वल टू लॉस इन K, गेन इन P इक्वल टू लॉस इन K। तो देखिए गेन इन P गेन मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, और ये हम लोग पहले ही ये डेरिवेशन निकाल चुके हैं, m मास के लिए h हाइट पे कितना निकाले थे इसका हम लोग, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कब लगाना है, सरफेस के अवे जाना है, अगर सरफेस के अंदर जाना तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना। ये कब अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिए जो हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जब ये r क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम दी r, मतलब आउटवर्ड होना चाहिए डिस्टेंस, है ना। समझ में आ गया, r जब क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम दी, वो r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए इतना लिखा, इक्वल टू, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक में क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना बेटा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये m ये m ये m कैंसिल आउट, ठीक है। ये तीनों कितना हो गया, कैंसिल आउट। अब कितना करना है, यहाँ पे इधर ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 1/2 हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो v स्क्वायर माइनस, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2gh, ठीक है। तो मैं लिखूं यहाँ पे क्या, तो आ जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, है ना, ये रिलेशन है। अब यहां से मेरा ये रिलेशन आ गया, ठीक है, v और v नॉट में, जो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर, 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर जो h है मैक्सिमम है क्या, नहीं, ये मैक्सिमम नहीं है ना, ये h कोई भी पॉइंट है, मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, ये v जाके क्या होना चाहिए, जीरो, मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, v क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे लिखिए कंडीशन 4 h max के लिए जो v क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो। अगर v टेंस टू जीरो, तो देखिए अगर मान लीजिए v टेंस टू जीरो हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2gh max अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, है ना, इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरा v नॉट का वैल्यू आ गया, v नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे v नॉट में रूट अंडर 2gh max अपॉन 1 प्लस h बाय r, 2gh max अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, समझ में आ गया, 2gh max अपॉन 1 प्लस h बाय r। ये मेरा ये रिलेशन आ गया v नॉट का, और ये भी h क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, h max अपॉन r, ठीक है। समझ में आया क्या, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। एक और बात, अब ये जो v होगा, अभी तक मैंने क्या होता था, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, या कौन सा वैल्यू मॉडरेट वैल्यू क्या होगा नहीं पता था, अभी ये भी पता चलेगा। एक चीज तो ये पता चला h मैक्सिमम v टेंड्स टू 0,
अगर देखिए h max और v टेंड्स टू 0 तो v नॉट क्या होगा, यहां से ध्यान से देखिए v नॉट स्क्वायर क्या लिखेंगे 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, यहां पे कर दें इसको थोड़ा सा। मान लीजिए यहां से हमने क्या लिखा v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r प्लस v स्क्वायर, है ना। देखिए आपको ये v नॉट स्क्वायर है ना, अब ये मैक्सिमम और मिनिमम, अगर मान लीजिए ये वैल्यू है ना, आपको मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम के लिए ये क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, h व्हेन पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो अब क्या वेलोसिटी घटा बढ़ा सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए फॉर v मिनिमम, v नॉट मिनिमम होने के लिए अगेन क्या होना चाहिए, v टेंड्स टू कितना होना चाहिए 0, ठीक है, तो भी फिर क्या आएगा ये रिलेशन आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा ये मेरा कौन सा वैल्यू आएगा मिनिमम वैल्यू, तो समझ में आएगा क्या। तो v मिनिमम वैल्यू के लिए v टेंड्स टू 0 होता है, h मैक्स के लिए v टेंड्स टू क्या होता है 0 होता है, तो ये सब कंडीशन है, इसको ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। किसी को ढंग से पता नहीं होता है कि कहाँ पे v 0 लेना है, इनफिनिटी पे v 0 होगा क्या होगा नहीं होगा, तो ये इस रिजल्ट से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको चलिए अब हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन का नाम क्या है, ग्रेविटी। क्या है ये ग्रेविटी, ध्यान से सुनिए, इसके पीछे भी एक कहानी बताता हूं आपको, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक ग्रेविटी है और एक ग्रेविटेशन है, दोनों में फर्क क्या है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फर्क क्या है, तो देखिए जो ग्रेविटेशन होता है, जैसे मान लीजिए क्या है मेरा अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे कोई दो, एक m1 मास दे रखा है और एक यहाँ पे क्या दे रखा है m2 मास दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है अर्थ का कैपिटल मास, एक ग्रेविटी और एक क्या है ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन होता है वो अर्थ सरफेस में किसी दो पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है, समझ में आ गया क्या। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि force between the 2 point mass on the earth surface, इसके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगा ये क्या होगा मेरा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, समझ में आ गया क्या। इसके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगा क्या होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन जो ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटी इसके तीनों के कंबाइंड, तीनों के इंटरेक्शन में जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो क्या होता है ग्रेविटी। तो देखिए मेरे कहने का ये मतलब है जो ग्रेविटी होता है वो अलग अलग प्लैनेट का खुद का अपना होता है। आपको ये ग्रेविटेशन फोर्स में मैंने पहले ही बताया कि फोर्स का नेचर क्या होता है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है तो यहाँ पे दो पॉइंट मास है, दोनों पॉइंट एक दूसरे क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, है ना। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली तो यूनिवर्स में सारे पार्टिकल एक दूसरे क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो मान लीजिए हम अर्थ है तो अर्थ को ऐसा कि अर्थ के सरफेस पे आपको कि पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन ये आपको पता अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस में तो हम कुछ भी फेंकते हैं तो वो हमें किधर आता है अर्थ की तरफ ही वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है क्योंकि जो मास होता है रिलेटिवली अर्थ के मास से बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल द शेप एंड साइज ऑफ कोई, तो अर्थ का फील्ड इतना लार्ज है कि इसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस हाइट पे जाए, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक ये अर्थ ये क्या होता है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। अगर मान लीजिए अगर ये स्पेस में चला गया यानी अर्थ के ग्रेविटी से बाहर कहीं चला गया तो हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट के इंटरेक्शन में आएगा, उसके फील्ड में तो उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ग्रेविटी जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है वो कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट का अपना पुलिंग फोर्स होता है ना, पुलिंग फोर्स बाय द प्लैनेट, है ना। ग्रेविटी जो हम लोग लेंगे पुलिंग फोर्स प्लैनेट, पुलिंग फोर्स बाय द प्लैनेट, ये मेरा क्या होता है ग्रेविटी होता है। और ग्रेविटेशन क्या होता है
ये भी अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन ये किसी दो मास पार्टिकल के बीच में जो अर्थ सरफेस पे है। रिलेटिवली देखिए इन दोनों मास से अर्थ क्या है, बड़ा है। जो अर्थ की तरफ ये अगर मान लो इन दोनों को आपने यहाँ से छोड़ दिया तो दोनों को अर्थ क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस दोनों मास में क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी का अंश नीचे आ रहा है, समझ में आएगा किसके कारण से आ रहा है, ग्रेविटी का अंश है। तो ग्रेविटी क्या होता है, पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए होता है, प्लैनेट की एबिलिटी वो क्या होता है, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी हमने पहले आपको बताया था समथिंग अट्रैक्टिव। तो प्लैनेट क्या करता है, अपनी तरफ बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, ग्रेविटी का अंश आता है। लेकिन किसी दो पॉइंट मास में या दो कोई बड़ा सा मास हो, चाहे कोई दो प्लैनेट होता है, दो बीच में फोर्स है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन कोई मास आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, और जो पहला मास क्या होना चाहिए, बहुत ही लार्ज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो दोनों के बीच में जो फोर्स का इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, ग्रेविटी का अंश होता है, क्योंकि ये हमेशा आपकी तरफ ही आएगा। रियलिटी में अर्थ ऊपर जाता नहीं है ना, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक छोटा सा मास है, तो देखिए दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसका मास क्या है, छोटा। तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ma, तो A इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। A इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन m। तो देखिए इसका मास छोटा है तो m छोटा, तो A क्या हो गया, बहुत बड़ा। तो इसलिए आपको जो छोटा मास है, चाहे वो चौक हो चाहे कोई भी छोटा मास अर्थ पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो वो आपको एक्सीलरेट होता हुआ दिखता है। लेकिन ये मास क्या बहुत बड़ा है, नीचे मास बहुत बड़ा है, इससे क्या उतना ही छोटा। तो रियलिटी में अर्थ भी एक्सीलरेट करता है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन का आपको पता नहीं चलता है। तो ये जस्ट ठीक है एजम्पशंस है कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पर अगर हो और किसी बॉडी को आप उसके रिलेटिव जो जिस बॉडी का मास रिलेटिवली क्या है बहुत ही छोटा हो, अगर आप उसको उस ग्रेविटी रीजन में आप प्रोजेक्ट करते हो तो वो रिटर्न होकर आपके पास ही आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से। समझ में आ गया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्सली हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का होता है पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए सबका अपना अलग अलग होता है। समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। रियलिटी में अर्थ भी ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेशन इतना कम होता है, क्यों, ड्यू टू लार्ज मास का एक्सेशन कम होता है, इसलिए इसकी तरफ जो मूव करता है वो आपको पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये इसका मास बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका एक्सेशन आपको दिखता है। समझ में आ गया क्या, चलिए ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी फोर्स आता है, तो आपको मैंने प्रोजेक्टाइल में बताया था कि किसी भी पार्टिकल को अपना प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, वो नेट एक्सेलरेशन की तरफ जाना, ठीक है ना। मैंने ये बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से कहना उससे ज्यादा से अच्छा से क्या रहेगा कि नेट एक्सेलरेशन की तरफ जाना। अगर हम मान लो कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये रिटर्न होके क्या होता है, अर्थ पे ही आता है, रिटर्न होके अर्थ पे ही आता है। क्यों, क्योंकि नीचे क्या लग रहा होता है, जी। और आपको मैंने बताया था कोई पार्टिकल अगर कहीं भी प्रोजेक्ट करे तो उसका नेट डायरेक्शन किधर होता है, एक्सेलरेशन की तरफ। और इसमें अर्थ के ग्रेविटी का सेक्शन क्या है, नीचे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या। कोई पॉइंट मास इसको हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए यू से, फिर रिटर्न होकर अर्थ सरफेस पे आया, और ये और आपको पता है नीचे क्या लग रहा है, नीचे जी लग रहा है, इधर भी, तो इसलिए इसको ये जी किसके कारण से लग रहा है, किसी प्लैनेट के कारण से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कारण से जी लग रहा है, इसलिए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, इसलिए इसको क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आप इसमें हेडिंग लगाइए, ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी बारे में समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। एक और ग्रेविटी वाली एक और छोटी सी बात समझ लीजिए, ठीक है। जो वेट, जो किसी बॉडी का जो वेट आता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे m मास है, इसके नीचे क्या लगता है, mg, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है, ये क्या है, ग्रेविटी, अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये जो किसी मास को क्या है, किसी मास के वेट को यहाँ पे क्या किया, मतलब इसके मास के वेट को यहाँ पे बताया। तो ये जो बता रहा है ये कौन बताता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो होता है किसी मास के वेट को भी रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया क्या, ठीक है ना।
और ये जो इसका जो मास है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग शो करेगा, कोई दिक्कत? चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किसे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल जी से। देखते हैं अब देखिए, जो हम लोग F लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे? G M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, है ना, जहां पे r क्या है? जो अर्थ के सेंटर से पर्टिकुलर जो m मास, उसका आप ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये कितना r है, इसका मास m है, ठीक है। ये m मास है, इसके कितना है? ये क्या है यहाँ पे? h है। तो ऐसा है gm अपॉन r स्क्वायर, और इसका नेचर क्या होता है? एट्रैक्टिव, हमेशा क्या होता है? अंदर की तरफ फोर्स लगता है। ये मैंने आपको बताया था एट द नियर जो गैट्स ऑफ इंटेंसिटी जो बताया था सॉलिड एंड होलो स्फीयर कांसेप्ट, एट नियर द अर्थ सरफेस जो एफ गैट्स ऑफ इंटेंसिटी और जी का दोनों का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? सेम लेते हैं, है ना। लेकिन दोनों क्या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। कहां पे? एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई क्या लिखेंगे हम लोग? F अपॉन m। आई क्या होगा यहाँ पे? F अपॉन m। तो F अपॉन m यहाँ पे कितना हो जाएगा? gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। gm अपॉन r स्क्वायर एट दी, अगर मान लो gm अपॉन r स्क्वायर, r की जगह हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे? कैपिटल R लिख दें। तो कैपिटल R का मतलब क्या हुआ? एट दी सरफेस, एट द नियर ऑफ अर्थ सरफेस। ये r किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R के, है ना। इसके लिए हम क्या लिख लेंगे? h इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं, r इक्वल टू r प्लस s, यहाँ पे r स्क्वायर एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये r इक्वल r टेंस टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R, ठीक है। ये मेरा आ गया ऐसे, ठीक है। तो एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस I इक्वल टू f बाय m gm स्क्वायर, gm इक्वल टू r स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सिर्फ इसके लिए होता है एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन क्या है, दोनों I और G क्या, दोनों क्या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ एट दी, लिखिए यहाँ पे एरो देखिए, एट दी नियर ऑफ अर्थ सरफेस, एट द नियर ऑफ अर्थ सरफेस gravitational intensity and acceleration due to gravity both having same equal value, both having equal value in magnitude but both I and G are different, both I and G are different physical quantity, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, आई होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, एंड जी जो होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या? ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो जो लेक्चर 2 या 3rd लेक्चर जो मेरा हुआ ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का, वहां मैंने इस चीज को अच्छे से बताया, क्लियर किया, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो देन मेरा जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? gm अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये कहां लेता हूं? नियर, एट द नियर ऑफ अर्थ सरफेस, इसलिए स्मॉल r क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल R। कोई दिक्कत? चलिए, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होता है क्या लिखूंगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया G इक्वल टू होता है GM/r²। ये हम लोग कहाँ पे एज्यूम करते हैं? एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखो ये जो G है ये भी वैरी करता है ना? तो ये जो वैरी करता है किस किस पैरामीटर के अलोंग करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ वेरिएशन ऑफ G, वेरिएशन ऑफ G, ठीक है? जो फर्स्ट लिखो ड्यू टू शेप एंड साइज, ड्यू टू शेप एंड साइज। ड्यू टू शेप एंड साइज, ठीक है? देखिए जो अर्थ होता है बेसिकली अर्थ पूरा का पूरा स्फीयर नहीं होता है ना? वो थोड़ा सा क्या होता है, ऑब्लेट टाइप का होता है। मतलब जो पोल पे क्या होता है थोड़ा सा ये कंप्रेस रहता है, मतलब चपटा हुआ रहता है ना? इसलिए इसको क्या होता है हम लोग ऑरेंज की तरह होते हैं, इसको ऑब्लेट करते हैं, ऑब्लेट कहते हैं ना? ये जो क्या हो गया, ये मेरा जो ये पोजीशन आ गया कौन सा, ये इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, और ये जो कौन सा होता है पोल। ये इक्वेटर और ये पोल, समझ पाए? तो देखिए जब ये थोड़ा सा दबाव रहता है तो ये लेंथ से बड़ा कौन सा लेंथ होगा, ये लेंथ। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में अराउंड 21 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है? तो जो इक्वेटर का जो रेडियस, इक्वेटर जो लेंथ होता है वो 21 किलोमीटर ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो इक्वेटर जो होता है वो पोल से इक्वेटर पोजीशन, इक्वेटर लेंथ, या तो यही लिख लीजिए। ये जो क्या होता है, जो इक्वेटर का होता है वो पोल, जो पोल का पोजीशन इक्वेटर का यहाँ से जो है डिस्टेंस है ना, वो क्या होता है 21 किलोमीटर क्या होता है ज्यादा बड़ा होता है। समझ में? ये क्या होता है 21 किलोमीटर बड़ा होता है। तो जो इक्वेटर होता है वो पोल से, इक्वेटर जो पोल से क्या होता है बड़ा होता है। कितना? अराउंड, किसी बुक में 18, 17 एंड 19, 20 है ना, तो अप्रोक्सीमेट 20, 21 आप लोग मान सकते हैं 21 किलोमीटर के अराउंड। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बताइए, जो हम लोग जी लिखते हैं, जी क्या लिखते हैं हम लोग? अगर मान लो अर्थ सरफेस को कोई मास स्मॉल एम दे रखा है, ठीक है ना, तो जो जी होता है वो जी की सेक्शन टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे gm/r² तो सेंट्रल बॉडी पे है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन की इंटेंसिटी का जो जो प्रॉपर्टी वो सारा किसमें आ जाएगा? जी में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो जी लिखेंगे हम लोग क्या लिखते हैं? gm/r²। तो ये r किसका? अगर हम r पोल का करेंगे, gm इक्वल टू r पोल का स्क्वायर, फिर ये gp हो गया है ना, और दूसरा g जो है ये gp मान लो, और दूसरा किसके मान लो? इक्वेटर, तो eq दूसरा, तो gm r इक्वेटर eq है ना, r इक्वेटर। तो देखिए ये बताइए कहाँ पे g बड़ा होगा, पोल पे या इक्वेटर पे? देखिए rp छोटा होता है, r इक्वेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ज्यादा बड़ा कौन, ज्यादा g किसका बड़ा होगा? इसका, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? g यहाँ पे लिख लो, तो g जो होगा एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल पे जो होगा वो ग्रेटर देन होगा g इक्वेटर पोजीशन पे। ठीक है ना, समझ में आया क्या? इक्वेटर पोजीशन पे जो पोल से क्या होगा, पोल क्या होगा इक्वेटर पोजीशन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है 21 किलोमीटर इससे बड़ा होता है, और आपको पता है r जो इक्वेटर r पोल से क्या है? बड़ा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख लो आप, r जो इक्वेटर होता है r पोल से बड़ा होता है। सो ये कोई दिक्कत?
अब उसके बाद किसका लेंगे, ठीक है, ये मेरा शेप एंड साइज के कारण से हो गया है ना। अब किसका लेंगे हम लोग, ड्यू टू सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू एल्टीट्यूड, ड्यू टू एल्टीट्यूड दैट इज ठीक है। अगर मान लो हमने क्या किया, एच हाइट ऐसा कुछ किया, ये कितना है आर, ये यहाँ पे क्या लेते हैं एम, ये कितनी हाइट पे है सरफेस से, एच हाइट पे है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग आर क्या लिखते हैं, कैपिटल आर प्लस एच, ये आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, आर इक्वल टू क्या होता है कैपिटल आर प्लस एच होगा, है ना। अब इसका मास कितना होगा एम, इसका मास कितना ले लिया हमने यहाँ पे स्मॉल एम, तो ड्यू टू एल्टीट्यूड मतलब एट हाइट एच पे इसका जी क्या वेरिएशन होगा, जी का क्या कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो जो g का वैल्यू होता है क्या लिखते हैं हम लोग, जी एम अपॉन, ठीक है, अभी कितने डिस्टेंस पे r पे है तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। m जहाँ पे क्या होगा अर्थ का मास होगा, है ना, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हम लिखो क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग आर प्लस एच का स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे जी एम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कैसे लेंगे कॉमन, पहले आर कॉमन लो तो यहाँ पे क्या होगा वन प्लस एच अपॉन आर, है ना। अब इसका दोनों का स्क्वायर कर दे क्योंकि स्क्वायर में है तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा जी, एक्चुअली आर स्क्वायर पे तो हम लोग वहां पे जी की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग जी डैश, क्योंकि ये क्या आर डिस्टेंस पे है ना, नियर बाय आर सरफेस नहीं है ना, तो अगर आर डिस्टेंस पे है तो हम उसको एपरेंट जी बोल सकते हैं, तो जो आपको फील होता है एपरेंट जी, है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे इफेक्टिव जी एंड जी एपरेंट, है ना, इसको हम लोग जी एपरेंट बोल सकते हैं, जी इफेक्टिव, है ना, इसको जी इफेक्टिव ले लेते हैं हम लोग, है ना, जी इफेक्टिव जी डैश कितना आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं जी एम अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आर ये स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या होगा वन प्लस एच बाय आर पे स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं वन प्लस एच बाय आर पे पावर -2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है मेरा ये जनरल फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ये जनरल कंडीशन है ये, कि अगर मान लो एच हाइट अबव है तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस एच अपॉन आर, ठीक है ना। इसको एक फॉर्म में और लिख लेते हैं, ठीक है, ये जनरल इसको एक बार और लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी डैश इक्वल टू जो वहां पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, अभी जो यहाँ लिखा था ना जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या उसको हम लोग जी लिख सकते हैं क्या, अभी जो हमने बताया एट द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस जी इंटू या जी बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं वन प्लस एच अपॉन आर के पावर स्क्वायर, है ना, ये आप लोग इसको लिखेंगे, है ना, इसको स्टार मार्क कर दो, ये जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इससे पहले वाला जी की जगह हमने जी एम अपॉन आर स्क्वायर इसलिए उस फॉर्म में लिखा था। अब देखिए अब इसका कंडीशनल फार्मूला क्या होगा, है ना, इसका कंडीशनल फार्मूला हटाओगे इसको, ठीक है। कंडीशनल फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला आपको पता है यहाँ पे जी इक्वल टू क्या लिखा, जी डैश इक्वल टू जी, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ क्या वन प्लस एच अपॉन आर पे पावर -2, इसको ऊपर ले गया, है ना। इफ कंडीशनल फॉर्मूला, इफ इसको डिराइव करते हैं कंडीशन, अगर मान लो एच
वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो, एच क्या होना चाहिए, आर से बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? ठीक है, एच क्या होना चाहिए, आर से बहुत छोटा होना चाहिए। अभी क्या है, अभी देखिए ये आर कितना होता है 6400 किलोमीटर। अभी हमें कंडीशन क्या है, इफ एच वेरी वेरी लेस देन आर, तो देन क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इस केस में जो हम फॉर्मूला लिखेंगे जी डैश इक्वल टू जी, बाइनोमियल आपने पढ़ा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता था, अगर ये वैल्यू 1 से छोटा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एच अपॉन आर क्या है, बड़ा है, तो एच अपॉन आर क्या 1 से बहुत छोटा होगा, तो ये क्या होता है 1 माइनस, फिर ये जो पावर होता है इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ क्या होगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो ये जो है ये कंडीशनल फार्मूला है, इस फार्मूला को एज आप जनरल फार्मूला ट्रीट नहीं करोगे। ये जो फार्मूला है क्या है, ये कंडीशनल फार्मूला है, कंडीशनल फार्मूला। इसको जनरल फार्मूला कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको इजी लगता है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, है ना। आप इसको एज आप लोग जनरल फार्मूला, ये हो गया जनरल फार्मूला, ये क्या हो गया कंडीशनल फार्मूला, ठीक है। देखिए अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे h वेरी वेरी लेस देन r, कितना छोटा कितना बड़ा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। हमारे पास दो फार्मूला है, ठीक है, दो फार्मूला कौन कौन सा है, g इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर, अगेन जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन r, है ना। ये दो फार्मूला है, एक ये एक ये। अब देखिए हमारे पास ये दो फार्मूला है, अब हम कब कब कौन सा फार्मूला यूज करना है वो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगर h क्या हो, h वेरी वेरी लेस देन r, इसका मतलब क्या हुआ, कितना छोटा कितना बड़ा, ये तो कितना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कितना ये h कितना छोटा होना चाहिए r से, है ना। तो अप्रोक्सीमेट जो हम h का वैल्यू लेते हैं वो छोटे के बराबर, तो 8 9 10 मतलब कि 10% से ज्यादा है, मतलब 8 से 9% या 10%। मान लो 6400 किलोमीटर है, तो हम कहां तक ले लेंगे हम लोग 600 500, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन से जो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आया था, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैसे निकाला था, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, है ना। इक्वेट करने से इस h और इस h का अगर वैल्यू सेम आ गया तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों फार्मूला क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर h वैल्यू के लिए। तो मैं वो जो मैंने h का वैल्यू निकाला था वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले यहाँ पे तीन कंडीशन लिखता हूँ कि इफ, है ना, अगर मान लो मैं लिख देता हूँ सारा वैल्यू, अगर h का वैल्यू, अगर h का वैल्यू कहां तक हो, लेस देन 10 किलोमीटर, h का वैल्यू लेस देन 10 किलोमीटर हो, तो g का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, g का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग कांस्टेंट लेंगे, और वो किसके बराबर होगा 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। अगर h का वैल्यू लेस देन 10 किलोमीटर ले तो g का वैल्यू कांस्टेंट 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग अर्थ पे हैं, ठीक है ना, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई मशीन हो, ठीक है, रॉकेट को छोड़ के, मैं रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉकेट को छोड़ के और बाकी जो भी मशीन है, ठीक है ना, वो चाहे पानी किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, क्या आप 10 किलोमीटर ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं हो सकता, है ना। इतनी मुश्किल कितना कर सकते हो 5 7, ठीक है, 3 4 करते करते तो 5 तो हो भी नहीं सकता, 3 4 करते करते वो फिर रिटर्न होकर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब, तो ये जो g कांस्टेंट होता है कुछ पर्टिकुलर हाइट के लिए होता है, उसके बाद फिर g क्या होता है चेंज हो जाता है, फिर वो दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग g काम करने लगता है ना। कहीं ना कहीं जाके नेट फील्ड कितना होता है 0, नेट फील्ड 0 तो g कितना होगा 0,
समझ में आया क्या? तो जी जो था ये सब सारे प्लैनेट का जी अपना अलग अलग होता है, किसी पर्टिकुलर हाइट पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे अर्थ के लिए हम क्या मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 10 11 12 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे एक सेफ साइड लेके 10 से छोटा लूँ, इसके लिए जी क्या करना है आपको हमेशा कांस्टेंट रखना है। कितना वैल्यू होगा 9.83 टू 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर h का वैल्यू ठीक है कितना लिखा 10 से छोटा बराबर इतना लेंगे, ठीक है बराबर लिख लो। ठीक है, अगर h का वैल्यू ठीक है सेकंड केस किसके किसके बीच में हो 10 से बड़ा हो और 5 जो मैंने ये इन दोनों को इक्वेट करके जो h का जो मेरा अप्रोक्सीमेट जो एग्जैक्ट वैल्यू आया था 400 और 500 के बीच में आया था, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूं 500 तक कंसीडर कर सकते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा जो गैप बढ़ते रहता है। ऐसा तो आप अगर सॉल्व करो तो 6 650 तक आप कर सकते हो, लेकिन जो पूरा जो अच्छा वाला एक्यूरेसी होगा वो मैंने एक मीडियम मैंने कंसीडर किया, वो कितना होगा 500 तक। ठीक है ना, समझ में? तो h का वैल्यू ठीक है 10 से बड़ा और 500 से छोटा हो, तो इस केस में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये कंडीशनल फार्मूला है ना। इस केस में जो मेरा g डैश आएगा क्या है g 1 - 2h/r, तो आप ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकालो। इफ h लेस देन है तो g का डायरेक्ट 9.83 आ गया, और इसके लिए ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है ना। थर्ड कंडीशन ठीक है ना, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ h का वैल्यू 500 से बड़ा हो है ना, तब आप किस केस में जाओगे, ये जनरल फार्मूला। तब कौन सा जाओगे आप लोग, ये जनरल फार्मूला में। तो यहाँ पे g डैश इक्वल टू कितना होगा g/1 प्लस h/r का स्क्वायर। अब आप देखिए अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है ना, आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छी है, तो आपको फिर इस वाले झमेले में आप यही फॉर्मूला याद करो, इसी से सब काम चलेगा। लेकिन वही बात है, आपको एग्जाम में एक सर्टेन टाइम पीरियड के सर्टेन टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है ना, तो आपको कुछ मेथड आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो मेथड है आपको, अगर मैथ्स आती है अच्छे से, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब चीज आना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम और डिस्टेंस के लिए